के लिए देश के दो हिस्से करवा दिए अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए, या किसी भी जा सकते हैं। सवाल कर रहे हैं, आप जवाब सुने, सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। देखिए, डायलॉगबाजी याद नहीं, अकबर की डायलॉगबाजी याद नहीं, लेकिन भारत की डायलॉगबाजी भी याद रखना कि निभाएगा जो इस देश के साथ वफादारी वही सम्मान पाएगा, जो करेगा देश से गद्दारी वो बख्शा नहीं जाएगा। उनसे हम बात पुष्टि लेंगे, ये पुष्टि करेंगे देश के बारे में, ये बताएंगे। ऐसे हमेशा देखते हैं जब हम बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होते हैं, हमारा डिबेट का जो मुद्दा होता है वो मुद्दा जो है वो कहीं पूरा नहीं हो पाता। जो सवालों के जवाब मैं चाहता हूं कि व्यूअर को मिले या जनता को मिले, वो सवाल का सवाल ऐसे ही रह जाता है, क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। मुझे लगता है शायद देश की आजादी को लेकर अभी कई और बयान जो है हमें सुनने पड़ेंगे, कुछ और है। मोहन भागवत को सजा मिलनी चाहिए, he must be punished, that's what I'm saying। और ये कांग्रेस के राहुल गांधी को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, जो देश को बाहर के मुल्कों में जाकर बदलाव करता है। राहुल गांधी को सजा दो, जो राहुल गांधी उसको सजा दो, राहुल गांधी को सजा नहीं चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। है हमारे भारत में देश में जो टूट और फूट की थी, जो आपसी में जो धर्म के ऊपर तोड़ा था, उसको श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सभी को जोड़ा, देश में आजादी आई तो कांग्रेस की गंदी आइडियोलॉजी से मुक्ति से खींचते थे, क्लिक करके जाते थे और बताते थे इंडिया इज ए पुअर कंट्री। और आज जब विदेश से लोग आते हैं तो इतनी डेवलपमेंट देखते हैं और वो कहते हैं नाउ इंडिया इज ए, मतलब आप भारत को वो वर्ल्ड की एक, देखिए आप लोगों ने से पहले देश में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। आपका ये कहना है, ये मान लें आपकी बात की, ये कह रहे हैं कि जो इसरो बना, जो IIT बने, जो IIM बने, वो 2014 के बाद ही, उससे पहले कोई भी नहीं। हरमीत जी नमस्कार, मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से आज फिर आपके साथ एक बार एक और नया मुद्दा लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं। अक्सर स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं, देश की आजादी की जब हम बात करते हैं, 1947 में सबको ये नॉलेज है कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी जो मिली, और आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम सबको जो है आजादी का महोत्सव जो है मनाते हैं। हम हर साल अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए आंदोलन लड़े, अपनी जान की कुर्बानियां, जिन्होंने आहुतियां दी और अपना खून से सींच कर जो है इस देश को उस आजादी के मुकाम तक लेकर आया। जब हम इस आजादी की बात करते हैं तो हम उन सब स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं उन सबको याद करते हैं, जिन्होंने अहिंसावाद रहते हुए भी आजादी की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने क्रांतिकारी के रूप में भी देश की आजादी में अपना पूरा योगदान दिया। ना अपने प्राणों की आहुति से पीछे हुए, ना ही अपने परिवार की आहुति से दूर होकर भी उन्होंने देश की आजादी जो है वो उस मुकाम तक लाई कि आज हम एक आजाद भारत में जो है हम सांस लेते हैं। लेकिन सवाल अब आजादी पर जो है वो बार बार उठाया जाता है। आज का सबसे बड़ा सवाल, और इस डिबेट के अंदर इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम, आखिर क्यों देश की आजादी पर अब प्रश्न चिन्ह जो है वो लग जाता है। कभी हमें इस तरह से सुनने को मिलता है कि 2014 में जो है वो आजादी मिली, कभी कोई कहता है कि ये अस्तित्व में इस तरह से राजनीतिक जो अब ब्यौरा बन रहा है उस वजह से जो है वो आजादी जो है मिली है और सच्ची आजादी हमें अब मिली है। अलग अलग तरह के बयान जो है वो आते रहे हैं। आप जानते हैं इस समय कंडी से जो हिमाचल से जो MP है कंगना रनौत, उनका एक बयान था कि 2014 में जो है वो देश को आजादी मिली थी। कई मंच पर कई छात्रा ये बोलती है कि अभी तो आजादी मिली ही नहीं, ये 99 साल की लीज पर जो है हमने अंग्रेजी सरकार से ली है, हम आज भी गुलाम हैं। और इसी में एक बयान और जुड़ गया जब RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने यह कहा कि देश को आजादी तब मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई,
राम मंदिर अस्तित्व में जिस तरह अब बन गया है, उसके बाद जो है वो देश को आजादी मिली है। तो क्या हम जब ये बयान जब हम सुनते हैं, तो क्या जिन लोगों ने देश को आजाद करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, क्या हम उनको जो है वो दरकिनार करते हैं? हम उनकी जो आजादी की लड़ाई उन्होंने जो लड़ी, क्या उसको हम दरकिनार करते हैं? उसको हम नजरों से दूर रहकर ये बयान देते हैं? आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं सुमित शर्मा जी, और पार्टी का प्रवक्ता भी है। और इस बयान के साथ इनका जुड़ना इसलिए है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस में फर्क सिर्फ इतना है कि आरएसएस जो है 1925 में बनी, और बीजेपी आरएसएस के साथ ही कुछ लोग जुड़कर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जन्म जो है वो दिया। इसलिए सुमित जी से अच्छा हमें इस बात का बयान जो है वो जरूर उनसे हम इस सवाल का पूछेंगे, और मुझे लगता है जवाब भी वो जरूर देंगे। और कांग्रेस के हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन जगदीप जी बैठे हुए हैं, और हर एक मुद्दे को पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, और आज ये वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक चेहरा है, और पूरे देश में जो है अपने कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो सामने रखते हैं। आप दोनों ही पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करेंगे आपसे दोनों से गुजारिश यह रहेगी कि आज की चर्चा जो है हमारी, वो देश की आजादी पर प्रश्न चिन्ह क्यों बार बार लगता है, हम इसी मुद्दे पर जो है सीमित रहे। सबसे पहला सवाल में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जो बैठे हुए हैं सुमित शर्मा जी, उनसे बातचीत करता हूं। सुमित जी, कैसे देखते हैं ये इस बयान को? हमने 2014 में कंगना रनौत के मुख से यह बयान सुना था कि 2014 में जो है जब बीजेपी बनी, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो देश को आजादी जो है वो सच्ची आजादी मिली है। आज मोहन भागवत जी का ये बयान है कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद ही जो है वो देश को आजादी जो है मिल पाई है। तो क्या जिन लोगों ने आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, क्या वो सब व्यर्थ है? देखिए हरमीत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस चैनल में, आपके इसमें डिबेट में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि यहाँ पे आजादी जो है वो 15 अगस्त 1947 को जो मिली है, उसी को लेके सारे चलते हैं, चाहे भाजपा का कोई भी हो, कार्यकर्ता हो या नेता हो, या ये इवन प्रधानमंत्री जी हो, या जितने भी आज तक प्रधानमंत्री आए हैं, या जो भी लीडर्स रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है कि देश की जो आजादी है, जो आजाद हमारा भारत हुआ अंग्रेजों से, वो 1947 15 अगस्त को ही हुई। अब यहाँ पे बात आती है कि अब आप जैसे बता रहे हैं 2014 को कहा जाता है आजादी, और जो अभी की बात की जा रही है उसे कहा जाता है, जैसे आपने बोला, माननीय पूजनीय भागवत जी के द्वारा। अब क्या है कि 2014 में जो आजादी मिली, जिसके बारे में बात की गई, वो आइडियोलॉजीज को लेके आजादी थी, विचारों को लेके आजादी थी। और जो अभी बात हुई है उसे कहते हैं आजादी इन द सेंस जो राम जन्मभूमि के बाद जो कहते हैं राम प्रतिष्ठा की मूर्ति स्थापना के बाद जो आजादी मिली, वो कैसी थी, मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूं। उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ यही था कि जो पहले आपने देखा कि हमारे देश में बांटा जाता था जातियों के रूप में, हम लोग जातियों पे बंटते थे, कोई छोटी जाति, बड़ी जाति, ये वो, इन चीजों में ही देश को बांट के रखा गया। इन चीजों में ही क्या हुआ कि कई जगहों पे पूजन के लिए नहीं जाने देना, कई जगहों पे मूर्ति पूजन के लिए इश्यूज बन जाते थे कि ये छोटी जाति यहाँ नहीं जाएगा। इन चीजों में ही, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक जो उन्होंने बुक थी अपनी, उस बुक में देश को तोड़ने का, जिसे कहते हैं कि जाते वक्त की डिवाइड एंड रूल का काम वो करके गए, वो चीज को लेते हुए उन्होंने ये चीज रखी। और इसको आगे अगर हम बताना चाहें तो 47 में क्या हो गया कि हमारे देश में दो हिस्से हो गए, दो हिस्से इन द सेंस, अब हमारे देश में एक ने पाकिस्तान मांग लिया और एक ने हिंदुस्तान मांग लिया। अब दो हिस्सों में जब डिवाइड हुआ हमारा भारत, तो क्या हुआ कि वहां पे अपनी राजनीति के लिए ही इन चीजों को डिवाइड कर दिया गया। और जब ये देश डिवाइड हुआ तो अब वहां पे सत्ता जमाने के लिए जातियों का प्रयोग ज्यादा हुआ, और जातियों के प्रयोग को लेते हुए हमेशा इस चीज की प्रयोगशाला ही बना दी, और इसे चलते गए जातियों में बांटते हुए, ताकि ये एक सिस्टमेटिकली वोट सिस्टम चले। और कई ऐसे चीजें रही जिनमें ये सिस्टम रहा। लेकिन अब बात आई कि देश आजाद कैसे हुआ। जब आपने देखा 22 जनवरी
2024 को, जब श्री राम मूर्ति जो स्थापना हुई उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उस वक्त सारा देश एक होके, उसके लिए आपने देखा जगह जगह गलियों में झांकियां निकली, सब कुछ जितना भी लोग थे, ये जाति धर्म इन चीजों से कई, क्यों ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100%, बट मोस्टली 50 to 60% लोग जो थे वो एकजुट होके समाज में एकजुटता लेते हुए चले, और हर जगह पे आपने देखा लोगों ने झांकियां निकाली। तो देश को एक समानता, एक आधार, एक सूत्र में लेके चलने के कार्य से ये आजादी जो रही, ये देश में जो विभाजन रहा, जो जातियों में इन द सेंस, उसके हिसाब से जो ये उस हिसाब से बोली गई है आजादी। अब जो 15 अगस्त 1947 के बाद वो तो सबको पता है। तो सुमित जी मुझे एक चीज का मुझे जवाब सबसे चाहूंगा। ये जो संघ के जो चीफ है मोहन भागवत जी, ये आजादी की लड़ाई, जो राम मंदिर की जो लड़ाई, जो जन्मभूमि की जो लड़ाई लड़ी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले और समाज में रहने वाले और लोगों को भी पता चले कि संघ ने राम मंदिर की जो लड़ाई थी, भूमि की लड़ाई, उसमें उन्होंने कब भाग लिया अपना, कौन सा साल था जब उन्होंने भाग लिया इसमें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, संगठन जो है ना, संगठन के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि संगठन ये इतना बड़ा संगठन है, यहां आपके साथ चलते हुए कई लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं के लोगों को जुड़ा संगठन, ये ओपन आके चीज नहीं बता रहा है कि मैं संगठन हूं तो मैं इस चीज को जाके कर रहा हूं। संगठन से जुड़े हुए कई लोग आपको आपके मोहल्ले गली में दिखेंगे। जब ये लड़ाई रही, जब आपने देखा, जब राम मंदिर के लिए जो युद्ध रहे, इनमें कई संगठन के लोग, संगठनकारी जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो आए निकले, लेकिन क्या होता है, बताइए। मैं आपको एक चीज बताऊं, 1925 में जो है संघ की स्थापना होती है, 1925 में संघ की स्थापना होती है, और 1980 में जो है वो बीजेपी की स्थापना होती है। गलत अगर हूं कहीं तो मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है। इतने साल, और जो एल.के. आडवाणी जो रहे, जिन्होंने जनक रहे, जो इस राम जन्मभूमि में जो सबसे पहले जिन्होंने इसको शुरुआत की, जनक जो रहे वो एल.के. आडवाणी जी रहे। उससे पहले 60-61 साल जो है, संघ को कभी याद नहीं आया कि हम राम जन्मभूमि को लेकर जो है हम ये बातचीत करें, इसमें हम आंदोलन शुरू करें। आज जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज हमें देश को आजादी मिली है, तो इस आजादी की लड़ाई में 61 साल आरएसएस कहां थी? उनको याद क्यों नहीं आया 61 साल ये, कि हमें राम जन्मभूमि के लिए हमें भी अपना योगदान देना है, हमें भी अपनी लड़ाई लड़नी है। हेलो जी बोलिए, आप बोलिए। आपकी आवाज बात की, थोड़ा मैंने उसको बीच में कट गई थी आवाज, उससे पहले आपने कुछ बोला था कि 60 या 61 साल, वटेवर जितना भी आपने बोला, मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया पूरा। इतनी देर में आरएसएस को आपने बोला क्या आजादी देश की के लिए उन्होंने क्या किया या क्या योगदान नहीं किया। देखिए, मैं अभी जी फिर से आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि इन बिटवीन जो इतना पीरियड रहा, मैंने आपको बताया कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कई लोग अपना कार्य जो था वो करते जा रहे थे। आजादी के लिए जिन्होंने योगदान दिया, उनके नाम मैं यहां पे बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक हिंट दे दूंगा, ऐसे लोग जिन्होंने 2-2 बार काला पानी की सजाएं भी भुगती हैं और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने योगदान दिए, संगठन को अंदर से मजबूत किया कि देश को एक हित लेके एक सोच के साथ देश के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये योगदान जो रहते हैं, ये देश की आजादी के बाद जब टाइम आया, जब देश के ऊपर कई बार विपदाएं आई हैं, तब संगठन के लोगों ने देश के लिए बहुत अपने योगदान दिए हैं। छोटा सा 2019 का एग्जांपल भी हम दे देंगे, जब कोरोना टाइम हुआ, सभी संगठनों ने अपना योगदान दिया, लेकिन आरएसएस जो लोगों के बीच में रही, जो हर कम्युनिटी के साथ रही, और उसमें हम भी थे और हमने भी लोगों के लिए जो हमसे बन पड़ा वो हमने किया। तो ये एक संगठन के कार्यकर्ता का जो योगदान है, ये देश में सदियों से चला आ रहा है। जब से आपने देखा, जब से इसकी स्थापना हुई है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कार्यकर्ता के उसमें यहां पे संगठन के कार्यकर्ता जो अपना योगदान देश के लिए देते आ रहे हैं। दीप जी, ये किस तरह से, आप किस तरह से देखते हैं जो बयान 2015 में भी सुने
और कई बार मैंने एक सोशल मीडिया पर भी एक मैंने क्लिप देखी, वहां पर एक लड़की जो है वो मंच में बैठ के, ललन टॉप के मंच में बैठ के उन्होंने ये बात बोली कि 99 साल के लिए लीज पर जो है ये अभी मिली है। और ये अब मोहन भागवत जी का जो बयान आया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है सच्ची आजादी जो है हमें अब मिली है। तो ये बार बार देश की आजादी को लेकर जो बयान आते हैं उसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? हरमीत भाई, आपका आभार, आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। डिबेट में अब तक 15 मिनट करीब बीत चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माकूल समय मुझे मिले और बड़े व्यथित मन से अभी तक जो मैं सुन पाया भाजपा के प्रवक्ता के मुखार बिंद से, वो इतना व्यथित करने वाला है कि मैं एक तरह से ना एक मन में ये सोच रहा था कि इससे पहले जो वक्त बीता दुनिया भर की चर्चाओं में, क्या कभी ऐसी परिस्थिति आई कि इस तरीके की वाहियात बात आप एक सार्वजनिक मंच पे कर रहे हैं। हालांकि सुमित जी बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, सुबुद्ध आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बराए मेहरबानी संयम बना के थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और जो सवाल मैं रखूंगा इधर उधर की बात ना करके उन सवालों के उत्तर अगर आप दे दें तो मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए ये सार्थक हो जाएगा। अकबर का दूसरा बेटा और इस देश का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जब रंगून की जेल में थे वो, और उनके बेटे का कटा हुआ सर उनके सामने रखा गया, अंग्रेजी अफसर फिलिप ने, जो उर्दू जानते थे और थोड़ा शायर मिजाज भी थे, उन्होंने जो शब्द कहे मैं वो दोहरा दूं पहले। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, आ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जानते हैं उस 80 साल के आखिरी बादशाह ने क्या जवाब दिया था? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। पहले तो इस देश की आजादी की जब हम बात करें तो उन 5 लाख उलेमाओं की शहादत को याद करें। जब हम बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो तब हम बात करें दौलत खान की, तब हम बात करें खुदा बख्श की, जो उस जमाने का मशहूर तोपची था जिसने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है इस देश की सरजमी पर कुर्बान होने वाले लोगों की। लाखों की तादाद में लोग जेल गए और हजारों हजार लोग जो हैं उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। और ये देश जब आजाद हुआ, ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो पहला भाषण आज भी दुनिया भर में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए शोध का विषय है। मोहन भागवत जी को मैं ससमान कहना चाहता हूं, अगर वो भारत की जगह किसी और देश में होते तो अब तक गिरफ्तार हो चुके होते, और उनको होना चाहिए कि मस्ट बी पनिश्ड। जो उन्होंने कहा, ये विडंबना है, दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश की आजादी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और अभी भाई साहब जरा बता के हटे हैं कि आरएसएस ने बड़ी कुर्बानियां दी, ना मालूम क्या क्या किया, तो थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। ये ठीक है, सन 1925 में आरएसएस की स्थापना जब हुई, वो फिर चाहे हेडगवार साहब थे, गोलवरकर साहब थे, उस स्थापना के पीछे सीधे तौर पर अंग्रेज शामिल थे। इनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी अपनी कलम से लिखी है, माई कंट्री माई लाइफ, उसमें वो बड़े शान से कहते हैं कि जब साल 1942 में जेल भरो आंदोलन चल रहा था तो वो अपने घर में बैठकर किताबें पढ़ते थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है ये आरएसएस। दरअसल इन्होंने अपनी बात में ये भी कहा, और मैं समझ नहीं पाया वो कैसे जोड़ रहे हैं कि जी देश जो है वो जातियों में बटा हुआ था, देश में बड़ा भेदभाव था। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने एक और जिक्र किया, इन्होंने कहा काला पानी की सजा जो है वो 2 बार ली इन्हीं के किसी आदमी ने, मैं नाम लेकर बताता हूं, जो खुद को स्वयंभू वीर सावरकर कहते हैं। दरअसल मैं उन्हें माफी वीर सावरकर कहना पसंद करूंगा, लेकिन ये उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि जो उनके जीवन का पहला दौर था उसमें उन्होंने निश्चित तौर पर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी।
अगर मैं ये कहूं कि वो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुई तो ये सच्ची बात नहीं है, वो लड़े। लेकिन जब उन्हें काला पानी भेजा गया, वहां की परिस्थितियों को उन्होंने जब झेला और उसके बाद जो परिवर्तन आया, आरोप यह भी लगता है कि महात्मा गांधी जी ने जब वो खत लिखा उनके भाई के कहने पे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा इतिहास को, उसके बाद परिस्थितियां बदली। अब मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं, आपको ये समझना होगा कि दरअसल आरएसएस की स्थापना क्यों हुई। अभी ये कह रहे हैं ना कि देश में बड़ा भेदभाव था, ये इनके सावरकर साहब थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा, उनके शब्द बता रहा हूं अक्षर अक्षर, कि अगर अंबेडकर तू हिंदू धर्म छोड़ देगा और बौद्ध धर्म में चला जाएगा तो हिंदुओं को सूतक नहीं लग जाएगा। ये शब्द है सावरकर के अंबेडकर साहब के प्रति, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर गाय पर भागवत गीता लिखी जा सकती है तो गधे पर क्यों नहीं। कितनी शर्मनाक बात होगी और किस मानसिकता का वो आदमी होगा। पहली तो ये बात समझ। दूसरी बात, आप मुझे जरा ये बता दें, ये आरएसएस वाले इस बात का कभी जवाब देंगे कि 52 सालों तक इन्होंने इस देश के तिरंगे को स्वीकार क्यों नहीं किया। और आपको मैं बता दूं, जिन पटेल साहब का ये बड़ा जोशो खरोश के साथ नाम लेते हैं, गांधी जी की हत्या के बाद पटेल साहब ने आरएसएस को बैन कर दिया था। और अगर उस वक्त कोर्ट के अंदर मोरारजी देसाई साहब खुलकर बोल देते, जो उन्होंने बाद में अपनी जीवनी में लिखा, तो सावरकर साहब को महात्मा गांधी जी की हत्या की साजिश के लिए जेल में जाना पड़ता। इसमें अभिनेत्री बिंदु का, अब आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपसे 10 मिनट मांगूंगा सारे। दरअसल उसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, कपूर आयोग को आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब मैं जरा थोड़ा सा आगे आता हूं। मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में कौन था? ये लोग थे। आज भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने वाले ये लोग बताएं कि जब पहली बार पाकिस्तान बनाने का मसौदा सिंध की असेंबली में रखा गया तो सरकार में कौन था? आप लोग थे, आपके वैचारिक पुरोधा थे। और जिस कांग्रेस को आप दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं, अरे एक बार की जरा सोच कर देखिए उस शख्सियत का दृष्टिकोण इस देश के प्रति। पंडित नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो इनके बड़े नेता है, बिना कहीं कोई चुनाव जीते अपने देश की पहली काबीना में शामिल किया। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस ने और खास तौर से इनके वैचारिक पुरोधाओं ने अंग्रेजों की मुखबरी नहीं की? क्या वाजपेयी साहब ने आगरा में जब क्रांतिकारियों का आंदोलन चल रहा था तो 2 क्रांतिकारियों की मुखबरी नहीं की? क्या यह सच नहीं है कि आज तक आरएसएस ने किसी दलित को अपना चीफ नहीं बनाया? क्या यह भी सच नहीं है कि जब आप आजादी पर सवाल खड़ा करते हैं, और माफ कीजिएगा आप हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको स्पष्ट कर दूं। शिव तांडव में एक श्लोक है, मैं बताना चाहता हूं ताकि इन्हें समझ आए किस हिंदुत्व की ये बात करते हैं। दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कृ सजोर गरिष्ठ रतन लोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महींद्रयो समम पर्वतता मना कदा सदा शिव भजे। जो प्रजा को एक समान देखे और आप ये कहें कि भारत को आजादी 2014 में मिली, इससे ज्यादा इस देश के उन शहीदों का अपमान और कुछ हो नहीं सकता। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए कुछ और हो नहीं सकती। मैं अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा। सवाल ये भी है सुमित जी, सवाल ये भी है, जिस तरह जगदीप जी ने ये एक सवाल उठाया कि आरएसएस जो है 52 साल 1950 से लेकर 2002 में जो है वो नागपुर में जो आरएसएस का जो ऑफिस है वहां मुख्यालय में उन्होंने तिरंगा नहीं जो है फहराया। और जिस वीर सावरकर की बात करते हैं, बीजेपी भी करती है, संघ भी करती है, लेकिन जब देश का संविधान बनाया गया और उस संविधान को लेकर भी वीर सावरकर के ये बोल थे कि इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है। तो क्या ये वजह मान के चले कि जो 1947 में जो आजादी मिली, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने संग्राम किया, क्या आरएसएस उस स्वतंत्रता संग्राम को सही नहीं मानती है?
देखिए हरमीत जी, पहले तो बीच में आवाज बड़ी कटती है, मुझे कुछ आज थोड़ा इनका समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इनकी आवाज से अभी तो ठीक है, अभी मुझे तो अभी मैं सुन पाया आपको, लेकिन अभी का मुझे ऐसा लगा कि जब ये बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि एक गाना मेरे दिमाग में बजता गया, वो तो नहीं सुनाई दे रहा था कि कौन बोलता है मुंह काला है झूठ का। ये गाना बड़ा अच्छा लगा मुझे, इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कोई ऐसा गाना बज रहा है, क्योंकि सरेआम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कांग्रेस की यही झूठ आज कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके बैठ गई है। क्योंकि झूठ भी लोग सुन सुन के कितना सुनेंगे, क्योंकि पोटला खोलो और कांग्रेस की झूठ की बातें शुरू। कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को या बड़े बड़े लोगों को ये नहीं पता कि जब ये तिरंगे की बात हुई थी, तिरंगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी उस पे लगाने पे बैन हुआ गया था ऑफिशियली रूप में। इसको खाली जो जो ऑफिशियली जो इनको दी थी मान्यता, वहीं पे तिरंगा लगता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कार्यालय में ऐसे तिरंगा नहीं लगता था। उन चीजों को ये दबा देते हैं। दूसरी बात रही वीर सावरकर जी के बारे में, जितना हो सका ये लोग फेंकते हैं जहर। 2 बार काला पानी की सजा मुझे लगता है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कभी नहीं ली होगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या किया कि बोल वचन ही रखे जीवन भर। अब इन्होंने बताया कि किन किनों ने कुर्बानियां देश की आजादी के लिए दी, तो उसे हम लोगों ने भाजपा के हर एक किसी भी प्रवक्ता से ले लो, या मैंने बार बार बोला किसी नेता से, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार आपने देखा कि हर एक देश की बलिदान जिन्होंने दिया है उनका नाम जोर शोर से लेते हैं, लेकिन इन लोगों को वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि अब इनके 70 साल से अपने ही नारे सुन सुन के ये खुद बोर हो चुके हैं। दूसरी बात नहीं, ये बार बार एक बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि आ जाके कि हमारे भागवत जी को किसी और देश में होंगे तो उनको सजा होनी चाहिए। पीछे भी एक चैनल में मेरी इनके साथ बात हुई थी, जगदीप जी ने, इन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बड़ा उल्टा सिल्टा कहा। मुझे समझ नहीं आती है कांग्रेस की नफरत की हद कितनी जा चुकी है, जो हमारे देश के जो सम्मानित लोग हैं, अपने ही देश के लोगों को ये इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की भाषाएं जिन्हें वर्ल्ड में दुनिया में इतना मान सम्मान इज्जत मिलती है, कुछ ये कांग्रेस की सोच आइडियोलॉजी। हमारा देश आजाद हो गया, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलूंगा, ऐसी आइडियोलॉजी से हमारा देश आजाद हो चुका है, जिस आइडियोलॉजी से इन्होंने लोगों को भ्रमित करके रखा, इन्होंने लगातार लोगों को भ्रमित किया। सुमित जी, फिर उस सोच का क्या करें, इन्होंने भ्रमित किया लोगों को, जो ये नहीं कहे कि 1947 में आजादी जो मिली है, उस आजादी को छोड़कर जो इंसान ये बोले कि 2014 में आजादी मिली है, और कोई ये बोले कि राम मंदिर बना, तो ठीक है ना, आजादी मिली ठीक है ना। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कांग्रेस ने आज भी जो अपने देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे हैं, वो लोग जो, जहां मैं बार बार कह रहा हूं, जहां बाहर के लोग इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मान सम्मान कर रहे हैं, और ये लोग इतने गिर चुके हैं, ये इतने गिर चुके हैं, इनकी गिरी हुई सोच। नहीं, देश में कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है, बीजेपी जो है, एक दूसरे के प्रधानमंत्री पर छींटाकशी करते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रेनकोट में जो है वो बाथरूम में भी जाते हैं तो रेनकोट डालकर जो है नहाते हैं। और कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कई बार उन्होंने डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन, अगर कोई ये बोलना है तो ये कोई आप इसमें गलत क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर देश में और भी कई प्रधानमंत्रियों को लेकर जो गलत बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए वो सब पूरे हो गए, उनकी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, हर एक चीज जो उन्होंने बोली है वो ट्रैक पे चल रही है, जो नहीं चल रही है वो है दुकानें जो बंद हुई है, लोगों को गलत गाइड करके अपनी जेबें भरने की दुकानें बंद हुई है, तो वहीं से ये चीजें उठी हैं। और ये चीजें जो इनकी उठी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये अब कभी जीवन में उस चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। हरमीत जी, आप ये सही मानते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही देश को आजादी मिली है? मैं इस सवाल का जवाब जो है आपसे चाहता हूँ कि सही सच्ची आजादी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही देश आजाद हुआ है, क्या ये इस बयान को आप सही मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं, या कोई भी आपको लगता है कि नहीं इस बयान की आलोचना होनी चाहिए? नहीं, देखिए आलोचना नहीं, क्योंकि मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं बयान को।
मैंने आपको फिर बताया, जो देश की आजादी, जिन देश में लोगों जिन्होंने बलिदान दिए देश की आजादी के लिए, वो सर्वोपरि हैं। उन्हें हम कांग्रेसियों से ज्यादा जानते हैं और ज्यादा मानते हैं और पूजनीय हैं वो, क्योंकि उन्होंने देश को आजादी में अपना जीवन दे दिया। लेकिन जो बात 2014 या 2025 में जो बात हुई है अभी आजादी की, राम मंदिर भगवान के जो मूर्ति स्थापना की, मैं कहता हूं उसके उद्देश्य जो बात की गई है, वो जो मैंने बताया, जिन वर्गों को तोड़ा गया है उन पे बात की है। ये ऐसी पार्टी के हमारे साथ बैठे रहे हैं हमारे बीच में, अगर आप जो जाति की बात करते हैं, मंत्री, अगर आप जो जाति राम की बात करते हैं कि जातियों को कांग्रेस ने जो है जातियों में बांटा हुआ था, अगर आप ये बात करते हैं कि जातियों में बांटा हुआ था, तो मुझे फिर एक चीज बताएं, देश की प्रधानमंत्री थी, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश की प्रधानमंत्री को वहां क्यों नहीं बुलाया गया? जिन्होंने 2008 में राम सेतु के ऊपर भी, राम सेतु के ऊपर भी 2008 में राम सेतु के ऊपर भी जिन पार्टी के, जिन कांग्रेस के लोगों ने आलोचना करके उसे भी जो है नकार दिया था, जो हमेशा से न केवल देश के लोगों को भ्रमित करते आ रहे हैं, बल्कि हमारे देश के संविधान को भी हमेशा से खराब करते आ रहे हैं। 1975 में देखिए इमरजेंसियां लगाते हैं, कितने लोगों की नसबंदियां करवा देते हैं। ये वो पार्टी है जो अपनी सत्ता की लालच के लिए इतना गिर जाते हैं कि इन्हें इंसानियत तो दूर देवी देवता भी नजर नहीं आते। दीदी, मैं सवाल का जवाब जो है, क्या जो हमने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, पीछे कई आपका कार्यकाल जो गया है और 2014 के बाद जो कार्यकाल आया है, क्या आप भी एक पत्रकार के तौर पर भी आपने अपनी सेवाएं जो है वो देश में दी हैं और आप भी कई साल जो है पत्रकारिता के फील्ड में रहे हैं, क्या कभी ऐसा बयान 2014 से पहले आप लोगों ने सुना कि देश की आजादी को लेकर कोई बयान ऐसा आया? सुमित जी, मैं आपसे भी चाहूंगा, अगर आपने कोई सुना है कि 1980 में या 1990 में या 2005 में या 2008 में किसी नेता ने ये कहा हो कि आज आजादी मिली है। हमारे जम्मू में भी, मैं आपको एक किस्सा बता दूं, हमारे जम्मू में भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अभी बनी, वहां पर भी एक पार्टी ऑफिस में उनकी भी एक लेडी कार्यकर्ता थी, उसने ये कहा कि आज जो है वो जम्मू कश्मीर आजाद हुआ है। तो ये जो सोच है, ये क्यों 2014 के बाद? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आम जनता भी कई बार उठाती है कि 2014 के बाद हमें ये बयान सुनने को क्यों मिल रहे हैं। जगदीप जी, पहले कभी ऐसा बयान सुना है? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हरमीत जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, जो आप बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही आपकी पूरी प्रॉपर। बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और सुमित जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल ऐसे ना आवाज नहीं आ रही आप लोगों की ना, ये ऐसे पहले से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हरमीत जी, अब मैं एक मुद्दे की 2-3 बातें कर दूं। आधा घंटा बीत गया है इस चर्चा में और अभी तक किसी भी पूछे गए सवाल का कोई माकूल जवाब मिला नहीं। मैं अब सीधे प्रश्न करूंगा बड़े आदर के साथ। अगर ये नहीं सुन पा रहे तो जब ये डिबेट खत्म हो जाए, उनके पास अगर इसका लिंक आए तो जरा उस पर गौर फरमाकर उन पर होमवर्क कर लें और देख ले कि मैंने क्या सवाल पूछे। इन्होंने अभी धड़ल्ले से ये कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, बुरे का मुंह काला है। मैं आपके इस मंच से चुनौती दे रहा हूं भाई साहब। पहले मैंने जो सावरकर, जिनको मैंने माफी वीर सावरकर कहा, वो इसलिए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से 6 दफा माफी मांगी। आजादी के पूरे इतिहास में एक क्रांतिकारी, एक नेता आप बता दें, चाहे वो नरम दल का था या गरम दल का था, जिसने 6 मर्तबा माफी मांगी हो? पहला सवाल। दूसरा, मैंने ये कहा कि जब पाकिस्तान का मसौदा सिंध की असेंबली में आया तो मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में आप थे। 2 नेशन थ्योरी अंग्रेजों को किसने दी? आपने दी। आज तक आपकी आरएसएस में कोई दलित क्यों प्रमुख नहीं बना, इसका कोई जवाब नहीं। और मैं अब आपको बताता हूं, जिस झंडे की ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ। आप अभी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया निकाल लीजिए, उसकी 3 क्लासेस हैं। उन तीनों क्लासेस का जो मूल भाव है वो ये है कि देश के तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, जब हम अपने बचपन में 26 जनवरी अभी आएगी ना, या इससे पहले जब नवीन जिंदल ने वो पिटीशन नहीं दिया था, पीछे चले जाइए, क्या 15 अगस्त 26 जनवरी के दिनों में तिरंगा नहीं चढ़ता था? मैं आपको बताता हूं, FIR नंबर 198 कोर्ट नागपुर। हुआ क्या, 3 नौजवान चले गए आरएसएस के मुख्यालय में,
बहाना उन्होंने ये बनाया कि हम गोलवलकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए और उन्होंने आरएसएस के भवन के ऊपर चढ़कर तिरंगा लहरा दिया। जानते हैं इन्होंने क्या किया? एफआईआर करवा दी। फिर जब पूरे देश में थू-थू होनी शुरू हुई तो वो एफआईआर वापस ली। आज तक ये 198 की बात नहीं करते। कहीं पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ये कह दे कि आप तिरंगा नहीं चढ़ा सकते, आप कम से कम इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर तिरंगा नहीं चढ़ा सकते, ये बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अब मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं, आपने इमरजेंसी की बात की, इस मंच पर, मंच छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता, आप अपने दर्शकों के साथ मुखातिब होते हुए क्या ईमानदारी से सच के साथ खड़े होते हैं, ये मायने रखता है। इमरजेंसी कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, इसे हमने भुगता। हमारी पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने, जिसमें गांधी परिवार शामिल है, सैकड़ों मर्तबा इसके लिए माफी मांगी। लेकिन क्या कभी किसी ने यह बताया कि एक हाई कोर्ट का जज मौके की प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए निलंबित कर देता है क्योंकि उसका मंच बड़ा था? या जशपाल कपूर एक गजटेड अफसर जो है वो उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे? आज हालत क्या है इस देश की? अरे कोविड के अंदर जब देश के शमशान घाटों में जगह नहीं बची थी, 8,000 करोड़ का जहाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री लेते हैं, जिन्हें मैं परिधान मंत्री कहता हूं। सम्मान देना हमारी रगों में है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने देश के चयनित प्रधानमंत्री के प्रति कभी कोई किसी तरीके का कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया हो। प्रधानमंत्री को जब ये इस तरह के बयान आते हैं, चाहे 2014 में कंगना रनौत ने दिया या जब मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, देश के प्रधानमंत्री हर 26 जनवरी को भी जाकर जो है वो तिरंगा जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे को जो है मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को वो लाल किले से भी जो है वो तिरंगा जो है वो लहराते हैं, देश को आजादी का एक संदेश देते हैं और खुद बोलते हैं कि हम आजादी का महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को इन बयानों की आलोचना बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये बयान जो है आप लोग इन बयानों को देने से बचे। हरमीत भाई देखिए, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। उस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं जिसने मंगलसूत्र से लेकर मुजरा, मटन, मुसलमान, पाकिस्तान ना मालूम क्या क्या कहा है। आपकी बहन बेटियों को ले जाएं, इस तरीके के बयान दिए, उनको छोड़ दीजिए। अभी आप आज हम जो बात कर रहे थे, मैं जरा उस पर आता हूं। तिरंगे की बात जब चली, जब इस देश को आजादी मिली थी और तिरंगे का डिजाइन फाइनल हो रहा था, तब आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा और कहा कि 3 रंग शुभ नहीं है। जानते हैं सरदार पटेल ने क्या जवाब इसको दिया? ठीक कीजिए, आवाज समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं वो। सुमित जी आप अपना हेडफोन उतार दीजिए, बिल्कुल कनेक्शन आपका आ ही नहीं रहा है वो। आप अपना ब्लूटूथ उतार दीजिए। हेडफोन निकाल के भी देख रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, कुछ आवाज नहीं समझ आ रही। ब्लूटूथ बंद करें ना, ब्लूटूथ बंद करें अपने हेडफोन का, अपने हेडफोन का ब्लूटूथ बंद करें। हरमीत भाई, मैं वैसे भी भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा नहीं था। मैं चाहता था कि आम आदमी को समझ आए कि सच क्या है। आपको बड़ी हैरत होगी सुनकर मैं जो बात आपको बता रहा था। देखिए क्या है, मैंने बोला आपको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट में लेकर कांग्रेस आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बंगाल से हार गए, जीतने के बाद जब वो पाकिस्तान में चला गया और उनकी संसदीय सदस्यता खत्म हो गई, तब कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अपने एक मेंबर पार्लियामेंट को इस्तीफा दिलवाकर अंबेडकर साहब को दोबारा लाया देश की संसद में, ताकि वो संविधान के रचयिता बन सके। और बड़ी जो मुद्दे की बात क्या है मैं आपको बता दूं, दिक्कत कहां है। दरअसल जिन लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं होता ना, वो दूसरों के इतिहास में बकले झांकते हैं, ये सच बात है। मैं सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूं, आप जब कपूर आयोग को पढ़ेंगे आपको पता लगेगा मैंने क्या कहा कि फिरंगियों के साथ मिले हुए थे ये लोग। सावरकर पर आरोप है, इनके सावरकर साहब पर आरोप है कि नाथूराम गोडसे ने जिस पहले हथियार का इस्तेमाल किया वो उसके बड़े भाई की बंदूक थी और उसको भर्ती अंग्रेजों की सेना में सावरकर साहब ने करवाया। ये हालत है। और आप मुझे एक बात बताइए, आप आजादी में किसी एक नेता का नाम बता दें। सावरकर साहब ने जरूर अपने जीवन के शुरुआती दौर में देश की आजादी में हिस्सा लिया, ये सच है। बाद में उन्होंने क्या किया वो भी देश के सामने है। और मैं बता दूं, प्रभात प्रकाशन सावरकर समगर, जो सावरकर साहब के हाथों से लिखी गई किताब है, मैंने उसका हवाला दिया है। मैंने किसी विपक्षी नेता के किसी बयान का हवाला नहीं दिया आपको। और मैं आपको फिर से बता दूं, दरअसल क्या है
जब इतनी संकीर्ण मानसिकता, इनका जो हिंदुत्व है उसमें जाति पाति धर्म संप्रदाय, अभी बार बार ये राम मंदिर के अधूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बात करते हैं। आप बताइए, अगर ये उस स्तर का समारोह था जिसको इन्होंने एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, देश की राष्ट्रपति तक को वहां पे न्योता नहीं है। आप देश की सवाल भी था, आप देश की संसद का उद्घाटन करते हैं और देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को, जो महिला राष्ट्रपति हमारे देश की आदिवासी महिला है, आप उनको नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दलित थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, दरअसल क्या है इनका तरीका, क्या है काम करने का। एक आदमी, इनका बड़ा नेता जो है वो देश को गाली देगा, दूसरा उसको डैमेज कंट्रोल करेगा। अभी पिछले दिनों मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखना बंद कीजिए। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? इनकी जो ट्रोल आर्मी है, इनका जो आईटी सेल है, इनके वो जहरीले लोग जिनके जहर में इन्होंने इतना जहर भर दिया है कि आपको दाढ़ी देखकर गोली मार दी जाती है चलती हुई ट्रेन में। संभल में क्या हुआ वो हमने देखा। तो ट्विटर पर जवाब ये आया, मोहन भागमत, भागवत को क्या कहा? मोहन भागमत, हम अपने मंदिर लेना जानते हैं। अरे भाई, आप एक बात बताइए, जब आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना शुरू करेंगे, कल तो बौद्ध धर्म वाले आ जाएंगे, क्योंकि 2500 साल पहले तो वहां पर बौद्ध मंदिर भी थे। जो कानून में, संविधान में वर्शिप एक्ट है, इसीलिए उसको प्रभाव में लाया गया था कि 1947 के बाद की स्थिति को बहाल रखा जाए। लेकिन दिक्कत क्या है, भाजपा का जो राजनीति करने का तरीका है वो दो शब्दों पर टिका है, मुसलमान और पाकिस्तान। अब मैं जदीदी मुझे एक चीज बताए, इस बात की आलोचना नहीं होती कि कोई आजादी 1947 को आजाद हुआ उसको लेकर एक अलग बयान देता है, लेकिन राहुल गांधी जब ये बोलते हैं कि ये बयान अगर मोहन भागवत जी ने किसी और देश में दिया होता तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, उस पर बीजेपी का जो एक पूरी अगर पार्टी बोले तो वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है अराजकता जो है फैलाते हैं। वो इस तरह के बयान देते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, कभी वो मोहन भागवत के लिए बोलते हैं, कभी वो देश के लिए इस तरह से बाहर जाकर बात करते हैं कि ये एक बड़ी अराजकता जो है वो राहुल गांधी फैलाते हैं। तो ये बैलेंस कैसे किया जा सकता है? देखिए अमित भाई, जब आप झूठ के दम पर देश को बरगलाने की निरंतर कोशिश करेंगे तो नतीजतन परिस्थितियां ऐसी होंगी। राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी ने जब ये कहा कि हमें स्टेट के खिलाफ लड़ना है, तो ये इतने कुपड़ लोग। देखिए हरमीत जी, मैंने तो कुछ सुना नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे आवाज साफ क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं इतना कह दूं कि मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं। मैं इनको एक सवाल पूछता हूं। इतना लंबा चौड़ा भाषण में सुनना, मतलब सुनाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये बोल रहे थे, मुझे लग रहा कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इनसे एक ही सवाल है कि इतना सब विचार, इतनी बुद्धिजीवी बातें करके 99 पे क्यों रुक जाते हो आप? क्यों? आप तो देश के इतना ज्ञान बुद्धि जान रहे हो। 15 साल से आप एक को प्रधानमंत्री का सपना ले लेके, 15 साल से सपना लेके आप लोग उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी का बेचारे को दिखा दिखा के पूरे देश का भ्रमण करवा रहे हो, पूरी दुनिया घुमा रहे हो और खुद भी लट्टू की तरह घूम रहे हो। अभी तक आपने जो बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप ये बताइए, कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, अगर इतने ही अच्छे कार्य कांग्रेस कर रही है, अगर वो इतने सम्मानित चीजें कर रही है, आपने इतने एलिगेशन लगाए होंगे भाजपा, क्योंकि पीछे से आप बोलना आपको अच्छा लगता है बड़ा बोलते, लेकिन आप इतना सब करते हैं, आप हारते क्यों है? देश की आजादी को लेकर जो बयान दिया गया है, कांग्रेस 99 पे रह रही है या कांग्रेस 300 पे कब जाएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे, वो कांग्रेस की एक अलग लड़ाई है, वो राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन ये सवाल देश का सवाल है कि देश की आजादी का प्रश्न क्यों लगाया जाए? यहाँ पे इस बात पर सीमित रहे और इस बात का मुझे जवाब दे कि क्या ये आपकी पार्टी, आपके लोग जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि अगर किसी और देश में मोहन भागवत ने अगर ये बयान दिया होता तो वो गिरफ्तार हो जाते, तो उनको हिरासत में लिया जाता। इस पर राहुल गांधी अराजकता फैलाती है,
लेकिन राहुल गांधी को बोलो, राहुल गांधी नहीं, पार्टी क्यों नहीं बोलती? मेरी बात सुनिए, शुक्र करिए राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी और देश में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करेंगे ना, अगर पाकिस्तान में होते ना तो अभी तक कुछ कह रहा था। इस देश में रहते हैं, इस देश में रहने, ये हमारे भारत का, हमारे भारत में ऐसे देश में रहते हैं वो, जो ये विदेश में जाके भारत के खिलाफ बातें करते हैं, तब भी इससे इज्जत और मान के साथ देश में रह रहे हैं। ये हमें मत सिखाए कि भारत में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। इनकी जो सोच है, इनकी सोच इनको लेके डूब रही है। ये लंबे लंबे भाषण देके, ये लंबी लंबी बातें करके, ये लोगों को गुमराह करके 99 पे फंस चुके हैं ना पेज पे। ये 100 का आंकड़ा भी नहीं टप पा रहे हैं। लोग जान चुके हैं इनको, लोग समझ चुके हैं इनको, लोग इनकी बातों से अब बोर हो चुके हैं। मैं उत्तर क्योंकि इन्होंने किया कुछ नहीं, इन्होंने किया कुछ नहीं जा रही है। लेकिन मैं चाहूंगा आप अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप ये देश को अपनी कुर्सी के लिए देश में लोगों की नसबंदियां करा दे। ये देश को नसबंदियां इतने, देखिए अपनी सत्ता के लिए देश के दो हिस्से करवा दिए। अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए किसी भी आपको जा सकते हैं। सवाल कर रहे हैं, आप जवाब सुने। सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। देखिए तब से उन्होंने बोला, मुझे सुनाई तो दिया नहीं, लेकिन वो लंबी डिटेल वाली बात करने पे एक छोटे से जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि 99 पे आके क्यों रुकते हो। और आज जाके आज आके मैंने देखा है हमारे देश के जो एक मतलब हमारे देश में, मैंने इनको कई डिबेटों में देखा है कि ये देश के जो हमारे एक वर्ग है, जो एक कम्युनिटी है, उसको बड़ा कुछ बोल रहे हैं और बाकी सभी को हम तो एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन ये फूट डालने की पॉलिसी कांग्रेस कब बंद करेगी? मैं सुनिए, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरे इस मंच पे, मेरे इस चैनल पर ना ही किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल सकता है कोई, ना ही मैं बोलने की इजाजत नहीं। आपके चैनल के नहीं, ये मैं को दूंगा। मैं लेकिन आप जगदीप जी जो है ना, इस सवाल को, इस डिबेट को हेल्थी डिबेट इसीलिए बनाया जा सकता है। अगर आप कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो उस इल्जाम को, इल्जाम है, देखिए इन्होंने बड़े इनको हमें दूसरे इनको देना पड़ेगा। अकबर की डायलॉगबाजी याद नहीं, अकबर की डायलॉगबाजी याद नहीं, लेकिन भारत की डायलॉगबाजी भी याद रखना कि निभाएगा जो इस देश के साथ वफादारी वही सम्मान पाएगा, जो करेगा देश से गद्दारी वो बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मैं जरा जवाब दे लूं हरमीत जी। जल्दी जी बोलिए। जिनके वैचारिक पुरोधाओं ने 5 दशकों तक देश के झंडे को स्वीकार नहीं किया, जो देश की आजादी में खड़ा होने की बजाय अंग्रेजों की बगल में खड़े होकर मुखबरी करते थे, वो आज उस परिवार, मुखबरी किसी ने नहीं की। आप नहीं सुनेंगे, आप गलत बोलेंगे, कैसे सुनेंगे आप किसकी मुखबरी बोल रहे हो, किसकी मुखबरी बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो? मुखबरी करें, आज आपको बता दिया 2 बार काला पानी की सजा आपकी किसी ने कांग्रेस ने दी है। मुझे लगता है आप तो प्रवक्ता, आप कह रहे हैं प्रवक्ता रहे हो, आप लिखते हैं, आपने क्या लिखा है, आपने इसका मतलब गलत लिखा होगा। आप देश में आप कैसे बात कर रहे हो? आप वीर सावरकर जी, प्रधानमंत्री जी, और इनके बारे में नहीं सुन सकते क्योंकि आप उस पार्टी को बिलोंग करते हो। माफी काला पानी के बारे में सुना है? आप उस शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आपने बोला उन्होंने दलितों के लिए मंदिर बनाए, आपने ये चीज बोली? क्या आपने देखा, क्या आपने पढ़ा? आप देश को गुमराह करती है, जनता को। आपने देखा जब उन्होंने मंदिर बनाया दलितों के लिए, वो आपने बोला, वो आपने समझा? आपने मुझे लगता है खुद किताबें लिख के। अगर आप बोलना चाहते हैं आप अपने समय में बोले, उनको बोलने दें। अगर आपको कोई इनकी नहीं, अभी तक उन्होंने बोला, देखो हरमीत जी उन्होंने बोला, कोई बात बोले तो वो अगर वो कोई बात बोलेंगे तो वो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, डिबेट है, डिबेट तक ही रहे तो ठीक है। लेकिन इनका जो इन्होंने बोल दिया, जो इन्होंने एलिगेशन लगाने थे, ये झूठ की जो इन्होंने प्रचार करना था, ये 70 सालों से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं। हम वीर सावरकर जी के बारे में एक शब्द भी सुनेंगे, वीर सावरकर जी के बारे में एक शब्द भी सुनेंगे, उस पे हमारा सुने जो देश को तोड़ दिया जिन्होंने। ये अपने प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, ये बात जो बोल रहे हैं ये अपने प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। आप इनको सुन लें। 75 की इमरजेंसी पे है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। 75 की इमरजेंसी पे आप इमरजेंसी पे आएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी की रातों रात कैसे वो उनकी डेथ के ऊपर कोई बात नहीं है आज तक। अब मैं पहले देश में जब पाकिस्तान के ऊपर LOC में हमारे देश के सैनिक जब वहां पे
बॉर्डर पे तो आप मुझे बताइए, तब आपने देश की सेना पे भी इल्जाम लगाए। मेरी बात सुनिए हरमीत जी, जो देश की सेना पे, देश के वीर सैनिकों पे इल्जाम लगाए, उनसे हम बात पुष्टि लेंगे, ये पुष्टि करेंगे देश के बारे में, ये बताएंगे, ये बताएंगे। ऐसे देखिए, इनका ऐसे देखिए, बोल रहे थे तो जगदीप जी कुछ नहीं बोल रहे थे बीच में, आप उनको सुन ले। नहीं, अगर आपने कुछ बोलना है, उनकी बात पे किसी पे भी आपत्ति है, वो जिस तरह अगर इन्होंने बोलना है, आप भी वेट करें। अगर इन्होंने बोलना है तो मर्यादाओं में रह के बात करेंगे, बस डिबेट वहीं तक चलती है जहां तक किसी चीज की हद होती है। ये वीर सावरकर जी के बारे में हम नहीं सुनेंगे, वीर सावरकर जी के बारे में हम नहीं गलत अपशब्द नहीं सुनेंगे। देश की आजादी के लिए कैसे सुनेंगे जी? ये तो देश की आजादी के लिए कोई बोलेगा 2014 में हुई है या राम मंदिर बनने के बाद झूठ का रायता फैलाना, इस पर भी आलोचना होनी चाहिए, इस पर भी आपको बोलना चाहिए। झूठ का रायता फैलाना फैलाएं, लेकिन अपशब्द नहीं। हरमीत जी, अब मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी मिनट मुझे दे दे, मैं फिर से बोल देता हूं। प्रभात प्रकाशन सावरकर समग्र, जो कि सावरकर ने ही लिखी है। और मैं अब दोबारा से बता दूं कि बराए मेहरबानी, जब आप किसी पर नाहक का आरोप जड़ते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क जरूर कर ले और थोड़ा सा संयम रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मुखबरी की थी 2 क्रांतिकारियों की आगरा में, जब एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। पहली बात, कपूर आयोग खोलकर जब आप पढ़ेंगे, उसमें बड़ी साफ तौर पर यह चीज लिखी गई है और ये बाकायदा रिपोर्टेड है देश की सरकार को, कि नाथूराम गोडसे का जो बड़ा भाई था उसको सावरकर साहब ने भर्ती करवाया अंग्रेजों की सेना में, और जो पहला हथियार जो उसने अपने गांव में जाकर छिपाया था, जो इस्तेमाल किया जाना था गांधी जी की हत्या में, वो उसे मिला था अंग्रेजी फौज से। और अंग्रेजी फौज में भर्ती किसने करवाया था? सावरकर साहब ने। सावरकर साहब ने 6 मरतबा अंग्रेजों से माफी मांगी थी, इसलिए मैं उनको माफी भी कह रहा हूं। अगर ये सच नहीं है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप इस देश के इतिहास को खंगाल लीजिए। अगर मेरे कहे शब्द में लेश मात्र भी कहीं पर भी कोई संशय होगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब जरा सुनिए, आपने इमरजेंसी की बात की, मैंने पूरी ईमानदारी से माना कि एक बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की, और कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया, कांग्रेस ने उसे माना। देश के शीर्ष नेतृत्व ने और गांधी परिवार ने कई मर्तबा माफी मांगी देश से। लेकिन आप मुझे बताइए, आप किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिसके परिवार में 2 तत्कालीन प्रधानमंत्री शहीद हुए? और आप उस परिवार को या उस पार्टी को ये बता रहे हैं जिसने अंग्रेजों के साथ जेल भरो आंदोलन में वो हालत कर दी महात्मा गांधी जी की अगुवाई में कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। और आपका एक नेता, हाँ, सावरकर साहब ने अपने शुरुआती अफसोस की बात तो यह है, अफसोस की बात यह है कि आपको राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के बड़े उनकी याद रही जिन्होंने शहादत दी है, लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहादत नहीं दी होगी? खत्म हो गया, फिर आप बोले उनका खत्म हो गया, आप उनको खत्म कर लेने दें। देखिए हरमीत जी, मेरी बात सुनिए, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहादत नहीं दी होगी? खत्म कर लेंगे, फिर आप बोल लीजिएगा, क्योंकि कंक्लूजन एक घंटे में इस सवाल, ये डिबेट में मैंने आपको शुरुआत में ये कह दिया था कि इस डिबेट के मूल सवाल काम है वो रहेगा जरूर, लेकिन ये डिबेट हमेशा देखते हैं जब हम बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होते हैं, हमारा डिबेट का जो मुद्दा होता है वो मुद्दा जो है वो कहीं पूरा नहीं हो पाता। जो सवालों के जवाब में चाहता हूं कि व्यूअर को मिले या जनता को मिले, वो सवाल का सवाल ऐसे ही रह जाता है, क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। मुझे लगता है शायद देश की आजादी को लेकर अभी कई और बयान जो है हमें सुनने पड़ेंगे, अभी कुछ और बयान भी कुछ बुक से निकलेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि देश की आजादी पर बार बार जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, इसका मूल अंत कब होगा? क्या अब ये सवाल जो भागवत जी ने जो उठाया है, क्या ये आखिरी है या इसके आगे भी कुछ और है? भागवत को सजा मिलनी चाहिए, he must be punished, that's what I'm saying। और कांग्रेस के राहुल गांधी को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, जो देश को बाहर के मुल्कों में जाकर बदलाव करता है। राहुल गांधी को सजा दो, जो राहुल गांधी, उसको सजा दो। राहुल गांधी को सजा नहीं चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। हमारे भारत में आते हैं, मेहमान बन के आए और हमारे सिर पे चढ़ के नाचे, ये हमने किसी को इजाजत नहीं दी है। राहुल गांधी नहीं है देश का इतना बड़ा बेटा जितने हमारे जितने आते जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम राहुल गांधी नहीं मानते। पर्सनल जो है वो लेकर जा रहे हैं। सवाल
जो मूल सवाल था उस जी मेरी बात सुनिए, नहीं ये दोनों का शुक्रिया करना चाहूंगा। माफी मांगनी चाहिए इनके राहुल गांधी को, माफी इनके राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जिसे देश को बदनाम किया हर जगह। मर्तबा जो अमेरिका में जाता है देश के लिए, अमेरिका में जाता है हमें सत्ता दिलाओ, की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। क्या बातें कर रहे हो, मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्या में बैठे थे आप लोग? हमने देश इतना ही आपने काम किया है, इतना ही आपने काम किया, तो क्यों आप लोग 99 में फंसे हो, 99 में क्यों फंसे हो, हारते क्यों? जम्मू में सीटें निकाले, जम्मू में हारे हो, जम्मू में भी हारे आप, जम्मू में हारे, जिसके साथ सत्ता बनाई वहां से भी हारे, उन्होंने भी आपकी कांग्रेस के ऊपर मैं कहता हूँ एक जलालत नहीं की है। मगर मुझे आप दोनों की आवाज भी जो है वो नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है ये हाल है, शर्म इनको नजर आती नहीं है। और आप जो है इस तरह से अगर लड़ाई कर कर बहसबाजी कर कर डिबेट होगी तो फिर तो डिबेट करना, हमारा सवाल पूछना और उसका जवाब बहसबाजी क्या है, ये इनकी आइडियोलॉजी में डूबी इनको, जो जम्मू में भी हार गए। सुमित जी, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा ताकि जनता को, एक आखिरी सवाल। आप कह रहे हैं राहुल गांधी बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं, देश को बदनाम करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इस बयान को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि ये मोहन भागवत जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ आप खड़े हैं इस बयान के साथ, जो उन्होंने बोला मैं कह रहा हूँ उन्होंने देश की आजादी सही है या उन्होंने देश, आप बात को डाइवर्ट कर दोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा, जब उन्होंने देश की आजादी को सेंस में बात ही नहीं की है। उन्होंने बात की है कि जब श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सारे धर्म जाति के लोग वहां पहुंचे हैं, तो देश में जो टूट और फूट की थी, जो आपसी ने जो धर्म के ऊपर तोड़ा था, उसको श्री राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सभी को जोड़ा, देश में आजादी आई तो कांग्रेस की गंदी आइडियोलॉजी से, मुक्ति से हमने देश में आजादी पाई, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से। आपने कहा सुमित जी, सुन लीजिए, आपने कहा सुमित जी कि मोहन भागवत ने जो ये कहा, उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा कि देश की आजादी के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा देश एक साथ हो गया, मतलब उसको आप उस संदर्भ में जो है लेके जा रहे हैं। मैं चाहूंगा सुमित जी, आप आखिरी समय है, आखिरी सवाल है, और मैं आखिरी इसको डिबेट को खत्म करना चाहूंगा, लंबा हो रहा है बहुत ज्यादा, और मुझे लग नहीं रहा कि सवाल का जवाब मैं जो लेना चाहता था आप दोनों से वो मुझे मिल पाया या हमारे जनता को मिल पाया। जगदीप जी, मोहन भागवत जी ने ये नहीं कहा कि देश की आजादी 1947 में नहीं हुई, उनका ये कहना, सुमित जी का ये कहना कि उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि पूरा देश जो है वो एकत्र हो गया है और आज आजाद होकर जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल भी है। हम सब खुश हैं कि देश में राम मंदिर बना और उसको लेकर सब लोग जो है वो एकत्रित हुए, एक साथ हुए, लेकिन आजादी को लेकर मोहन भागवत जी का ये बयान नहीं है। सुमित जी का ये कहना। हरमीत जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आखिर में आपको ये कहना चाहूंगा, दरअसल ये एक बहुत बड़ा झूठ है। उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि देश 2014 में आजाद हुआ। आप इस बयान को एक तरफ रख दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री ने चीन में जाकर ये कहा था कि 2014 के पहले के भारत पर भारतीयों को शर्म आती थी। क्या कहेंगे आप? अरे किस किस बयान की बात करूं? और मैं बताऊंगा, मैं दूंगा जवाब, मैं देता हूं। विदेश से लोग आते थे, हमारे बेगर्स जो यहाँ पे रखते थे, आप जब आपने देश में कांग्रेस ने बेगर बना दिया था, उनकी फोटो खींचते थे, क्लिक करके जाते थे और बताते थे इंडिया इज ए पुअर कंट्री। और आज जब विदेश से लोग आते हैं तो इतनी डेवलपमेंट देखते हैं और वो कहते हैं नाउ इंडिया इज ए, मतलब आप भारत को वो वर्ल्ड की एक, देखिए आप लोगों ने पहले देश में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। आपका ये कहना है, ये मान लें आपकी बात की, ये कह रहे हैं कि जो इसरो बना, जो IIT बने, जो IIM बने, वो 2014 के बाद ही, उससे पहले कोई भी नहीं, हरमीत जी 2014 कोई क्रांति ऐसी नहीं हुई है। मेरी बात सुनिए, 2014 का बाहर देश का तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में बताइए ना कितने IIM थे, कितने एम्स उन्होंने खुलवा दिए थे, कितने लिंक रोड उन्होंने बना दिए थे, कितनी देश की बात कर रहा हूं, कह रहे हैं कि देश को जो है मैं जनरल बात कर रहा हूं। आप देश की बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे। हम जम्मू कश्मीर को ही लेके चलेंगे, देश में तो बहुत विकास हुआ है, एक छोटा सा जम्मू कश्मीर के विकास में इनका क्या योगदान रहा?
वो बताइए इन्होंने क्या किया। जिन हाथों ने श्रीनगर में बच्चों को पत्थर और बम पकड़वा दिए, उनमें लैपटॉप पकड़वा दिए, वो आजादी इनको नजर नहीं आई। ये जो अभी अभी जो सोनामर्ग के अंदर जो टनल बात का तो वही विकास आती है हुआ ना, है, बात तो वही आती है कि इनका ये सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा बनाते हैं, बात को डाइवर्ट करते हैं, 75 की तरह हरमीत जी, माफिया मांगते हैं दर्शकों और अपना पल्ला झाड़ते हैं। जो बना था फैसला करने दीजिए। मैं यही चलिए, कह ये के बात सवालों करूं। के जवाब जो है, क्योंकि अगर इन दर्शकों ने सवालों कर में लिया है, घेरे में लेता हूं, दर्शकों ने किया है। डिबेट थोड़ा और लंबा हो जम्मू जाएगा। से मुझे लग रहा है शायद इस डिबेट को यहीं खत्म करना जम्मू से चाहिए। आउट करके दर्शकों ने फैसला कर दिया है। चलिए, दर्शकों ने फैसला किया आपका, आगे भी होगा, अगले चुनावों में भी है, बहुत बहुत शुक्रिया बात अगले करने के लिए। चुनावों लेकिन मैं में भी है। चाहूंगा अगर फिर तैयारी कभी आप रखिए। हमारे साथ डिबेट में जुड़े तो आप, सुमित जी, अगर कहीं डिबेट में जुड़े दोबारा तो सीमित रहे, थोड़ा सा सवाल करें भी, हरमीत इल्जाम जी, लगाएं भी जब और जवाब सुने भी। अपने आपके जो गेस्ट है ना, मैं आपको सीधा बताना चाहिए, जो आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, आपके गेस्ट और भी कई चैनल्स में डिबेट्स भी आते हैं और निकल जाते थे बड़ी बार, लेकिन आज आपने अच्छा किया जो इन्होंने बुला लिया। और मैं पर्सनली इसलिए इनके लिए आया था क्योंकि ये आज आके देश को और देश के जिन्होंने योगदान दिया देश के लिए, अच्छा, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं और हमारे देश को बदनाम करते हैं। ये चीज ये गलत है, इससे पहले जो है ये वो गलत जम्मू है। कश्मीर में कोई विकास, अभी 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 जो सोनामर्ग का जो टनल का जो विकास हुआ है, जेडमोर टनल का, जिसको पहले जेडमोर टनल कहा जाता था, उसकी नींव जी। भी तो पुरानी सरकार में ही जो है वो रखी गई थी। जनाब, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जब जम्मू कश्मीर में सरकार थी तब इसका काम करके गए थे। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना, पढ़ना, मैं आपको फिर बताऊंगा, अगर नहीं है तो मैं आपको भेजूंगा, आप देखना। कांग्रेस की और एनसी की सरकार में इसकी नींव रखी गई थी। कांग्रेस ने जो करना था ना, कांग्रेस और वो NC सारी की दुनिया को सरकार में पता है। इसकी नींव रखी गई थी। हरमीत जी, ये किस सरकार में रखी गई थी मैं आपको डिटेल भेजूंगा, सारा कुछ। कांग्रेस की तरह आप, मैं इनकी चाहूंगा बातों में पढ़ें मत इसमें आइए। थोड़ा सा। और कांग्रेस की शुक्रिया सुमित जी, कांग्रेस साथ की जुड़ने मत के लिए। आइए। उम्मीद करूंगा अगला कोई डिबेट होगा, फिर आपके साथ हम संपर्क करेंगे और आप हमारे व्यूअर्स के साथ जो है फिर एक बार 1 to 1 होंगे और उन तक सारे सवालों के जवाब उनके पहुंचाने के हमारा भी साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।